So we will start with a very quick revision of what we have seen in the last session. पिछले लेक्चर में हमने क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन किया था, तो फटाफट से क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है वो वापस डिफाइन करेंगे वेरी क्विकली. तो इन द लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट डिफाइनिंग व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर आपको याद होगा, फ्लो स्टेडी या फिर मतलब स्ट्रीमलाइन, फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है. To differentiate if the flow is streamline or turbulent, we define a velocity which is known as critical velocity. अगर flow velocity critical से कम होगा तो streamline, अगर flow velocity critical से ज़्यादा होगा तो turbulent. So we define a value of velocity beyond which the flow becomes, beyond which streamline flow becomes turbulent. तो क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन हमने कल देखा था, आर एन ईटा अपॉन रो डी, वेयर आर एन इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी एंड डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब. सो यू हैव आर एन इज नथिंग बट रेनॉल्ड्स नंबर, eta is coefficient of viscosity, rho is density of the liquid and d is diameter of the tube. तो यहाँ से हम रेनॉल्ड्स नंबर भी डिफाइन कर सकते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर वाज डिफाइंड एज क्रिटिकल वेलोसिटी रो डी अपॉन eta. फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा था, वी सॉ सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000, if Reynolds number is less than 1000, then the flow is streamline. The flow is streamlined. If Reynolds number is greater than 1000 but less than 2000, the flow is changing from streamlined to turbulent. And lastly, if Reynolds number is greater than 2000, then the flow is turbulent. तो हमने सबसे पहले क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया, देन रेनॉल्ड्स नंबर हमने डिफाइन किया यूजिंग क्रिटिकल वेलोसिटी, देन वी सॉ व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. तो तीन वैल्यूज है, दीस थ्री वैल्यूज विल टेल यू वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और इफ इट इज चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट और इफ इट इज टर्बुलेंट. देन आफ्टर दिस हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. तो वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी. टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ water and honey. When water and honey they are basically released on a wall, then what happens is water flows very quickly and reaches down first and honey flows very slowly. तो ये जो फ्लो रेट में डिफरेंस है, टू अंडरस्टैंड व्हाई वाटर इज फ्लोइंग फास्टर कंपेयर टू हनी, वी बेसिकली हम करते क्या है, हम लिक्विड फ्लो को, एनी लिक्विड को बेसिकली वी इमेजिन, वी अज्यूम द लिक्विड इज टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो आइडिया ये था, वाटर और हनी सेम वॉल पे सेम टाइम पे रिलीज कर दिया, वाटर इज मूविंग फास्टर, हनी इज मूविंग स्लोअर. So to understand कि ये flow rate में difference क्यों है, to understand why there is difference in the flow rate, we assume, what do we assume is that the liquid is made up of number of layers. तो जब liquid flow होता है, which means one layer of liquid is moving on top of another. तो जब liquid का एक layer दूसरे के ऊपर से flow होगा, there is friction between two layers, and this frictional force causes opposition, and that is a reason, मतलब ये जो force of friction है कहाँ पे है, between two layers of liquid. तो ये अलग अलग liquid के लिए अलग अलग होगा. So this frictional force decides which will move faster. तो जो flow rate था water का वो ज़्यादा है, which means water के layers में frictional force is less compared to honey. तो ये जो frictional force है, this will decide the difference between flow rate. And we have defined viscosity. तो अगर याद होगा विस्कोसिटी डिफाइन कैसे किया था हमने, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच
the relative motion between layers experience frictional force, जिसको हमने frictional drag भी बोला है, जिसको हमने viscous force भी बोला है, is called as viscosity. Then we know liquid के केस में viscosity कहाँ से आता है? due to cohesive force between molecules of two layers. In gases the source of viscosity is collision. तो हाई स्पीड से जो मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे थे, गैस की बात कर रहा हूँ, व्हेन दे कोलाइड दे जनरेट फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शन लीड्स टू विस्कोसिटी. देन वी हैव डिफाइंड समथिंग कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसके बाद हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन किया था. तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर आप लेयर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस लेयर, लेट अस से दिस लेयर इज मूविंग विद वेलोसिटी v और इस लेयर का डिस्टेंस है x. दिस लेयर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर. तो सबसे नीचे का लेयर है स्टेशनरी है, क्योंकि सबसे नीचे का लेयर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉलिड है. द लेयर विच इज इन डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉलिड डज नॉट मूव, ये मूव नहीं होता, राइट. तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस x है. इस लेयर के नीचे का जो लेयर होगा, इट इज मूविंग विद लेसर वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी होगा v माइनस dv और इसका डिस्टेंस भी है x माइनस dx. तो डिस्टेंस ऑफ दिस लेयर इज x माइनस dx, x माइनस dx. इसके ऊपर का जो लेयर होगा, इट इज मूविंग विद हायर वेलोसिटी v प्लस dv. तो दिस इज v प्लस dv और इसका डिस्टेंस भी कितना है? x प्लस dx. तो एज यू कैन सी, लेयर टू लेयर वेलोसिटी इज चेंजिंग, मतलब देयर इज चेंज इन rate of flow, there is change in velocity with distance, right. तो ये जो rate of change of velocity है with distance, इसको बोलते हैं velocity gradient. So velocity gradient is defined as rate of change of velocity with distance. Distance is measured from the stationary layer. इसको हमने बोला था velocity gradient. इसके बाद हमने सी द आइडिया इज कि आप बोल रहे हो दो लेयर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब एक लेयर जब दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. कोई भी फोर्स हो उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है. इट विल बी 1000, 2000, 3000, 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, 100 न्यूटन. तो हाउ मच इज द फोर्स बिटवीन टू लेयर्स? दिस इज गिवन बाय अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. सो द नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था, दैट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो अगर आपको याद होगा, ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इट गिव्स यू विस्कस फोर्स. और रिमेंबर, हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई करते हैं ओनली फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, मतलब स्टेडी फ्लो. तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इट इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू स्टेडी फ्लो. तो फॉर अ स्टेडी फ्लो द फ्रिक्शनल फोर्स, कहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स? बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू area of the layer of liquid and velocity gradient. So for a steady flow, the frictional force acting between two layers of liquid is directly proportional to area of the layer and velocity gradient. तो यहाँ पे जो proportionality वो हटाया, तो proportionality constant लिखना पड़ेगा, जिसको हमने बोला था eta. Eta is called as coefficient of viscosity. तो हमको मिल गया फोर्स इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स. देन यहां से हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर लिया ईटा. सो नाउ ईटा यू कैन राइट एज फोर्स अपॉन ए इनटू डीवी बाय डीएक्स. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. Force per unit area per unit velocity gradient is defined as coefficient of viscosity. ऐसा यूनिट फाइंड करने हैं तो ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर है. मीटर मीटर कैंसल, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली वी हैव वर्कड आउट डायमेंशंस आल्सो, तो वो हम अभी नहीं करेंगे, राइट. तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. ये पता होना चाहिए. इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिव्स यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स, राइट. देन इसके बाद का जो टॉपिक था स्टोक्स लॉ, वो हमने जस्ट इंट्रोड्यूस किया था. वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दिस स्टोक्स लॉ. टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल. तो स्टोक्स लॉ अगर आपको याद होगा,
व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक ट्यूब है, कंटेनर है, उसमें एक विस्कस फ्लूइड है. So what we have a container in which we have a viscous fluid. So you have a container. In this container we have viscous fluid, and we have a solid sphere. We have a solid sphere, मतलब metallic ball, metallic sphere, which is falling through this viscous fluid. तो हमारे पास एक ball है which is falling through this fluid. Then Stokes law tells you how much is the force of friction. Force of friction मतलब कौन सा? Viscous force. So when you have a solid sphere which is falling through a viscous fluid, it is actually moving through layers of liquid. याद रखना, any liquid is assumed to be made up of number of layers. जब लिक्विड फ्लो होगा, जब फ्लूइड फ्लो होगा, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहा है. वन लेयर इज फ्लोइंग ऑन टॉप ऑफ अनदर. बट व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे लेयर्स नहीं है. यू स्टिल हैव लेयर्स, देयर आर लेयर्स, बट दिस लेयर्स आर स्टेशनरी. तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये जो लेयर्स थे पहले ये ऐसे थे मतलब स्टेशनरी थे. जब आपने एक मेटालिक बॉल को, सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर दिया, तो ये सॉलिड स्फीयर डायरेक्टली इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लेयर्स. तो ये लेयर से फ्लो होगा, तो डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा. बुक में ऐसा डायग्राम दिया है. तो इज द सेम थिंग. तो व्हेन द बॉल, मेटालिक बॉल, सॉलिड स्फीयर फ्लोज थ्रू, falls through this viscous fluid, you will see it is flowing through the layers. So it doesn't matter, डायग्राम में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है. The idea is this. Important question ये था कि जब ये सॉलिड बॉल फ्लो होगा, फॉल होगा, तो इस पे जो विस्कस फोर्स होगा, रिमेंबर दिस वर्ड, इट इज विस्कस फोर्स. क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में होता है तो दो टाइप के फोर्सेस एक्ट होते हैं. एक है अपथ्रस्ट, जिसको आप बोलते हो फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी, बियॉन्ड फोर्स, राइट. वो फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला है, उसका डायरेक्शन होता है अपवर्ड. और उस केस में when you find out what is force of beyond C, it is not essential that the object should be moving. ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी होगा तो चलेगा. यहाँ पे जो बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, ये मूविंग होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, viscous force acting on this solid sphere, solid ball, falling through a viscous fluid is directly proportional to, the viscous force is directly proportional to r, radius of the ball. It is directly proportional to velocity of the ball. तो दो पैरामीटर है जो velocity and radius they depend on ball, sphere के है वो. And this viscous force is directly proportional to eta, where eta is coefficient of viscosity of the fluid. Because obviously, it's very obvious question, हमारे पास अगर सेम बॉल है लेकिन दो अलग अलग विस्कस फ्लूइड है, तो विस्कस फोर्स चेंज होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स होगा. अगर आप सेम बॉल को वाटर में और सेम बॉल को हनी में ड्रॉप कर रहे हो, तो फॉर द केस ऑफ हनी यू विल हैव मोर विस्कस फोर्स. तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉलिड स्फीयर आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. तो ये याद रखना, अगर आप तीनों को कंबाइन कर देते हो, तो viscous force is proportional to RV eta, eta RV. Then proportionality का साइन हटाना है तो you will use a constant of proportionality. यहाँ पे आता है 6 pi. This 6 pi is empirical constant. Empirical constant का मतलब a constant which is obtained by experiment. Good. तो दिस इज ऑल अबाउट स्टोक्स लॉ. सिर्फ हम इसको प्रॉपरली लिख लेंगे. स्टोक्स लॉ पता होगा तब जाके अगला टॉपिक समझ में आएगा. तो स्टोक्स लॉ गिव्स यू विस्कस फोर्स. किसका विस्कस फोर्स, किस पे एक्ट हो रहा है विस्कस फोर्स? इस पे सॉलिड स्फीयर. इट इज एक्टिंग ऑन अ सॉलिड स्फीयर. ये सॉलिड स्फीयर कहाँ है? दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस solid sphere is falling through a viscous fluid. So according to Stokes law, पहले तो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास सिचुएशन क्या है. कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर falling
falling through a viscous fluid, अब जो जो पैरामीटर लगने वाले थे, एक था रेडियस, तो इसका रेडियस मान लेंगे r, तो लेट r be the radius of the solid sphere, radius of sphere. Eta is coefficient of viscosity, and इतना बताना sufficient है. You can also say let v be the velocity of the solid sphere in this liquid. V be the velocity of solid sphere. Right? Then, according to Stokes' law, viscous force किस पे एक्ट कर रहा है? Viscous force is acting on solid sphere. Viscous force acting on solid sphere is directly proportional to. It is directly proportional to three things. So you should know. Number one, it is directly proportional to. Number one is radius r of the sphere. Number two, velocity v of the sphere. And number three, eta, which is coefficient of viscosity. Eta of the medium. तो ये eta medium का है, of the fluid basically, of the medium through which the solid sphere is falling. So therefore, what you can write is, therefore viscous force Fv is proportional to eta Rv. Therefore Fv is equal to 6 pi eta Rv, where 6 pi is constant of proportionality, but ये जो constant है ये empirical constant है. Empirical constant होता है a constant obtained from experiments. So this is empirical constant. Then, as I told you, you must know ये force, viscous force का डायरेक्शन क्या है? Upward. This viscous force is directed upwards. क्योंकि जो अगला टॉपिक है, अगर वहां पे डायरेक्शन पता नहीं होगा तो वो इक्वेशन डिराइव नहीं कर पाओगे. Viscous force acting on the sphere. Viscous force acting on the sphere is directed upwards. This is important. तो अगर आपको इतना पता है, if you know this much, remember 6 pi eta Rv, दूसरा direction is upward, right? Then we can derive an equation for terminal velocity. तो Stokes law में इतना ही था, and you are not supposed to derive the equation. हमको सिर्फ पता होना चाहिए viscous force is directly proportional to r, directly proportional to v, and directly proportional to eta. Deriving this is out of scope of your syllabus. ये derive करना नहीं है. You just have to know this as a rule. अगला टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी. अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या? वो टर्मिनल मतलब नॉर्मली टर्मिनल मतलब होता है फाइनल, राइट? टर्मिनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी यू कैन से. अब हमारे पास जो ये स्फीयर था, ये स्फीयर इट वाज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड. स्टोक्स लॉ हमको बताता है व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यू टू फ्लूइड. बट उस पे सिर्फ एक फोर्स तो नहीं है. There are in total 3 forces acting on this sphere. कौन कौन से 3 forces? Number 1, viscous force, जो अभी अभी स्टोक्स लॉ से आपको पता लगा. तो in total there are 3 forces. एक है viscous force. Number 1, force of viscosity directed
अपवर्ड्स। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि इस पे विस्कस फोर्स है विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो यू हैव अ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ड्यू टू फ्लूइड एंड दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स आ गया, अपवर्ड फोर्स। और एक फोर्स है वो भी अपवर्ड है, दैट इज फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं इसको, एंड अदरवाइज इट इज आल्सो कॉल्ड एज अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट फोर्स है, ये भी है अपवर्ड। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी को लिफ्ट करना है, हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, तो इट इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट इन एयर, बट द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी लिफ्टेड वेरी इजीली इन वाटर, क्योंकि वाटर, एनी लिक्विड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। कोई ऑब्जेक्ट अगर एक लिक्विड में है तो वो लिक्विड उस पे एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स। तीसरा फोर्स है mg, weight of the object. So force of gravity is acting on this object which is fg, of course ये होता है mg। तो तीन फोर्सेस है, दो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो इक्वेशन अच्छे समझ में आएंगे तो डायरेक्शन समझ में आएगा। डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, सो सिंपल। एज यू सी, ये जो विस्कस फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। वेलोसिटी जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। तो इमेजिन हमने जब इस सॉलिड स्फीयर को जस्ट रिलीज किया था, जस्ट रिलीज करना मतलब वेलोसिटी 0 था, राइट। देन व्हेन यू रिलीज इट, इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो पहले जब जस्ट रिलीज किया था वेलोसिटी 0 था, मतलब विस्कस फोर्स भी 0 था, बट उस पर दो ही फोर्सेस थे, एक था अपथ्रस्ट, एक था ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे आपने इसको रिलीज किया, स्पीड बढ़ते गया, वेलोसिटी बढ़ना मतलब विस्कस फोर्स बढ़ना, तो विस्कस फोर्स भी बढ़ते गया। एक स्टेज ऐसा आएगा जहां जब अपवर्ड फोर्सेस विल बैलेंस डाउनवर्ड फोर्स। फोर्सेस का बैलेंस होना मतलब इक्विलिब्रियम आना, और फोर्सेस का बैलेंस होना उसका मतलब ये भी होता है कि अब एक्सेलरेशन नहीं होगा। नाउ वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। So there will come a point inside the fluid at which velocity of this ball, of this solid sphere will become constant, and that is called as terminal velocity. तो हमें terminal velocity का equation derive करना है। तो remember, सबसे पहले you will have to see what is the net force acting on this solid sphere. Net force is downward force minus upward force. Upward force दो थे, एक था viscous force और एक था upthrust, राइट। तो जब तक नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स मतलब जब तक डाउनवर्ड फोर्स को अपवर्ड फोर्स ने बैलेंस नहीं किया, तब तक एक्सेलरेशन होगा, मतलब तब तक वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, राइट। देयर विल कम अ स्टेज जब नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स होने 0 होने का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को, डाउनवर्ड फोर्स को दोनों अपवर्ड फोर्सेस ने बैलेंस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, विस्कस फोर्स का करते हो और अपथ्रस्ट फोर्स का करते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। तो यू ऑलरेडी नो, कोई भी तीनों में से कहीं से भी स्टार्ट करो। अभी अभी हमने देखा व्हाट इज स्टोक्स लॉ, तो वी विल स्टार्ट विद स्टोक्स लॉ। तो हमको ऑलरेडी पता है विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 6 पाई एटा आरवी, इक्वेशन नंबर 2। देन वी नो हाउ टू फाइंड आउट अपथ्रस्ट फोर्स। अगर अपथ्रस्ट फोर्स पता होगा, मैंने ये पहले भी बताया है, अपथ्रस्ट फोर्स कैसे फाइंड करोगे। अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड करने के लिए लिक्विड एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज अपथ्रस्ट, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर इट। तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट मेथड था, मैंने आपको वन ऑफ द लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू, मैं वापस बता देता हूँ। सी व्हाट विल हैपन इज,
हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल करके रखा है, ये लिक्विड का लेवल है। लिक्विड का जितना भी लेवल होगा उसके ऊपर एक छोटा सा पिन होल कर देंगे, राइट। तो यू टेक अ लिक्विड, यू हैव अ लिक्विड फिल्ड अप टू सर्टेन लेवल, इस लेवल के जस्ट ऊपर वी विल मेक अ स्मॉल होल हियर, यहां से एक पाइप बाहर निकाल लिया, यहां से एक पाइप आ गया, इसको एक दूसरे कंटेनर में छोड़ दिया। नाउ जैसे ही आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया, इस ऑब्जेक्ट का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, राइट। क्योंकि आप जब एक सॉलिड एक लिक्विड में डाल रहे हो तो आप सॉलिड का एक्स्ट्रा वॉल्यूम लिक्विड में डाल रहे हो, तो जितना वॉल्यूम होगा सॉलिड बॉल का उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस, डिस्प्लेस मतलब यहाँ से ऊपर आएगा और यहाँ से सीधा यहाँ पे, राइट। तो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है कहाँ गया है, नए कंटेनर में गया है। मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ हाउ टू फाइंड आउट अपथ्रस्ट, क्योंकि अपथ्रस्ट फाइंड करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है। कैसे करोगे, यू कैन नॉट डू। यू आप बोलोगे हाँ एक काम करते हैं, बॉल को पहले इसका वेट एयर में मेजर करते हैं, मान लो 50 किलोग्राम आया ना, 50 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू करना पड़ेगा, वेट इज mg, तो 50 इंटू 10 500 न्यूटन। इसी बॉल को आप पानी में लेके गए और वेइंग मशीन रख दिया, नाउ इट इज शोइंग 40 इंटू जी इज 400, 500 था एयर में, 400 है वाटर में, डिफरेंस कितना है 100, तो अपथ्रस्ट कितना 100। इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आप वेइंग मशीन भी पानी में लेके जाओगे, वेइंग मशीन पे भी अपथ्रस्ट एक्ट होगा, फिर पहले वेइंग मशीन का अपथ्रस्ट कैलकुलेट करो और सारे करेक्शन करो, तो इट इज नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऐसा नहीं कर सकते। देन हमने क्या किया, बेसिक फिजिक्स, when you put a solid inside a liquid the volume of liquid will get displaced, या जितना भी लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका जो भी वेट होगा mg, मैं इसको इंटेंशन लिख रहा हूं mld, ld मतलब लिक्विड डिस्प्लेस, तो जितना भी वेट आएगा, किसका वेट, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स। तो एक सॉलिड पे एक लिक्विड कितना अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, दैट इज गिवन बाय mass of liquid displaced into g, it is actually weight of liquid displaced, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका जितना भी वेट था दैट इज अपथ्रस्ट, ये आ गया अपथ्रस्ट। नाउ बिफोर आई गो अहेड, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम किसका, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का, डेंसिटी किसका, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का इनटू जी। मैंने पहले ही बोला जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, मतलब दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल। तो यू कैन राइट डाउन अपथ्रस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एज जस्ट वॉल्यूम v, ये वॉल्यूम किसका है, ये बॉल का वॉल्यूम है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू g, राइट। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। Volume of liquid displaced is equal to volume of the ball. But what is volume of the ball? 4 by 3 pi r cube. Volume not area. Area होता 4 pi r square. तो ये आ जाएगा 4 by 3 pi r cube. एक काम करते हैं, लिक्विड के डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। क्यों, ऐसे ही कुछ तो अलग सिंबल देना है, दे दिया। क्यों, क्योंकि दो डेंसिटीज है, दो कैसे, एक लिक्विड का डेंसिटी एक सॉलिड का डेंसिटी, तो सॉलिड का डेंसिटी मैं रो से डिनोट करूंगा, तो लिक्विड का डेंसिटी को सिग्मा बोल दिया। तो याद कैसे रखना है वो बता दूंगा मैं, डू नॉट वरी, यू विल रिमेंबर हाउ, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर कि फॉर्मूला क्या है, आई गिव यू ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ये हो गया आपके पास अपथ्रस्ट, इक्वेशन नंबर 3। अब कौन रह गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हो, mg, सीधा सीधा mg, किसका m, किसका m, सॉलिड बॉल का m, क्योंकि mg एक्ट किस पे कर रहा है, सॉलिड बॉल पे। m, व्हाट इज m, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये डेंसिटी किसका है, सॉलिड बॉल का है, इसलिए इसको मैंने लिक्विड के डेंसिटी को लिखा है सिग्मा इनटू g।
What is volume of ball? 4/3 pi r cube और साथ में rho g. इक्वेशन नंबर 4. अभी इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे. So when you substitute equation number 2, 3, 4 in equation number 1, substituting equation number 2, 3 and 4 in equation number 1, तो हमको क्या मिलेगा? Fg ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना आया? 4/3 pi r cube rho g इक्वल टू अपथ्रस्ट कितना था? 4/3 pi r cube sigma g, राइट? प्लस विस्कस फोर्स कितना था? 6 pi eta r v. तो इट वाज 6 pi eta r v. 6 pi eta r v. इसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 pi r cube rho g minus 4/3 pi r cube sigma g equal to 6 pi eta r v. 4/3 pi r cube g common, 4/3 pi r cube g common, rho minus sigma. तो याद रखना ये रो माइनस सिग्मा और सिग्मा माइनस रो में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते वक्त वो नोटेशन ये यूज नहीं करते, वो नोटेशन चेंज कर देंगे. डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा या डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा? सॉलिड, राइट. हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी. वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए. अब बोल सकते हो कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, नहीं बोल सकते, राइट. स्पीड इज नॉट नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस लिक्विड करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो. इट इज ऑलवेज डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस लिक्विड, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो ये आ गया 4/3 pi r cube g और रो माइनस सिग्मा. दिस इज इक्वल टू 6 pi eta r v. इसमें से ये एक r और यहाँ पे r क्यूब, एक और एक कैंसल. ये आ जाएगा 2 ये आ जाएगा 3 ये नीचे ले लोगे तो 2/9. तो 2/9 पाई और पाई गया, r स्क्वायर बचेगा. मैं जानबूझ के g को बाद में लिखता हूँ, राइट, इज इक्वल टू r तो कैंसिल हुआ एक, एटा और v, तो v यहाँ पे और एटा यहाँ पे. ये बन गया टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन. So this is the equation for terminal velocity of a solid sphere falling through viscous fluid. So this is how you derive the equation. अब इसी इक्वेशन से आप एटा भी फाइंड कर सकते हो. कुछ नहीं है, एटा को वहां भेज दो, v को यहाँ भेज दो, तो you will have 2/9 r square rho minus sigma g upon v. This is equal to eta. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, provided you know what is terminal velocity or you can measure what is terminal velocity, right? So you should know how to derive this equation. बहुत simple है. तो मैं वापस steps I will repeat and you need to remember. Physics में derivation करना is the most simple of all. सिर्फ concept पता होना चाहिए. तो concept क्या था? कॉन्सेप्ट ये था, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है विच इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड. पहले उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा. वेलोसिटी बढ़ने का मतलब ये है कि वहां पे नेट फोर्स है. तो इनिशियली अ नेट डाउनवर्ड फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द सॉलिड स्फीयर. आफ्टर अ व्हाइल उसका वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट और उस वेलोसिटी को बोला हमने टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन अगर हमको डिराइव करना है, मतलब यू ऑलरेडी नो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब a is 0, v is constant. v constant कब होगा? जब नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब होता है नेट फोर्स का नहीं होना. नेट फोर्स नहीं होना मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस का बैलेंस होना, राइट. तो एंड व्हाइल राइटिंग इट डाउन, व्हाइल एक्सप्लेनिंग, कीप इट एज सिंपल एज यू कैन. क्या है हमारे पास? हमारे पास एक लिक्विड है, विस्कस लिक्विड, विस्कस फ्लूइड है, उसमें से कौन फॉल हो रहा है? सॉलिड स्फीयर. So you first of all you need to consider a solid sphere of radius r falling through a viscous fluid.
falling through a viscous fluid of coefficient of viscosity eta, of coefficient of viscosity eta, right? बेसिक ये बेसिक आइडिया है यहाँ पे. एक स्फीयर है which is falling through a fluid. Then immediately talk about what are the forces acting on this. तो forces acting किस पे? Solid sphere पे. Forces acting on solid sphere are, तो पहला फोर्स है, सीक्वेंस डजंट मैटर, अपथ्रस्ट फोर्स, राइट, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बियॉन्सी या फिर बियॉन्ड फोर्स. बियॉन्ड फोर्स एफ यू. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? अपवर्ड फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्टेड अपवर्ड भी बोल सकते हो, इसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं. दिस इज अपथ्रस्ट. देन नंबर 2 कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स एफ सफिक्स वी. इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, राइट, डायरेक्टेड अपवर्ड्स. तो इन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस फोर्स इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन. इन अपवर्ड डायरेक्शन. देन तीसरा कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? डाउनवर्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बेसिकली. ग्रेविटेशनल फोर्स एफ सफिक्स जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. in downward direction. Therefore, what is the net force acting? What is net force? Downward minus upward. जब आप बोलोगे upward minus downward क्यों नहीं किया? इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा, इस केस में, क्योंकि अल्टीमेटली नेट फोर्स 0 होने वाला है. लेकिन हम डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड क्यों करते हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? हाँ, तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, राइट. सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज, net force acting on this sphere is F net, which is nothing but downward force Fg minus there are two upward forces, upthrust and viscous force. तो क्योंकि आपने बता ही दिया कि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है, तो जो इनिशियल इंक्रीज हुआ था स्पीड में, वेलोसिटी में, वो किसकी वजह से हुआ होगा? बिकॉज ऑफ नेट डाउनवर्ड फोर्स. सो इनिशियल इंक्रीज, क्योंकि मैंने जब उसको रिलीज किया तो वेलोसिटी कितना था? 0. फिर बढ़ता गया, तो इनिशियली बढ़ा. तो क्यों बढ़ा? क्योंकि इनिशियली फोर्स था. कहाँ था? डाउनवर्ड था. तो इनिशियल इंक्रीज in the velocity of the sphere, in the velocity of the sphere is due to net downward force, is due to this net downward force. After a while, after some time, inside the fluid, क्योंकि फ्लूइड के अंदर ही हुआ ना, फोर्सेस बैलेंस कहाँ पे हुए? अंदर. बोलो कि बाहर, बाहर तो फिर सिर्फ ग्रेविटी ही है, बाहर ना अपथ्रस्ट है ना विस्कस फोर्स है. सो आफ्टर सम टाइम इनसाइड द फ्लूइड, upward forces balance downward force. After some time inside the fluid, upward forces balance downward forces. After some time inside, ये important word है, otherwise you cannot write down upthrust and viscous force. Inside the fluid, upward forces balance downward force. और ये जो बैलेंसिंग हुआ, इसके बाद क्या होगा? देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द वेलोसिटी, एंड हेंस देयर
there is no further increase, there is no further increase in the velocity. ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. This constant velocity is known as terminal velocity. क्योंकि हमने इस टॉपिक को नाम ही दिया था टर्मिनल वेलोसिटी और अभी तक हमने टर्मिनल वेलोसिटी डिफाइन किया नहीं था, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? So constant velocity of a solid sphere falling through a viscous fluid at some stage inside the liquid is known as terminal velocity. पर फोर्सेस बैलेंस थे, नेट फोर्स क्या था? जीरो था. देयरफॉर नेट फोर्स इज जीरो. लेकिन नेट फोर्स कितना था? Fg minus Fu plus Fv equal to zero. And therefore what you have, gravitational force is equal to viscous force plus upthrust. So this is upthrust plus viscous force या viscous force plus upthrust एक ही बात है, right? Equation number 1. But हमको already पता है force of viscosity acting on solid sphere is 6 pi eta RV. Equation number 2. Also you should know upthrust force for the force of beyond force is equal to weight of liquid displaced. Weight of liquid displaced मतलब mass of liquid displaced into G. Mass of liquid displaced मतलब volume of liquid displaced into density of liquid displaced into G. But you should know volume of liquid displaced equal to volume of the sphere, right? Since volume of liquid displaced is equal to volume of sphere. ये volume है, this is not velocity, this is volume. तो ये वॉल्यूम को मैं कैपिटल V से डिनोट कर देता हूँ. बट आपको पता है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बॉडी? 4/3 pi r cube. This is 4/3 pi r cube. Density of liquid displaced into G. Density of liquid displaced को नया नाम दे देंगे, नया सिंबल दे देंगे, that is sigma. And by the way, अगर सॉलिड स्फीयर की जगह पे क्यूब होता तो वॉल्यूम कितना होता? L क्यूब, साइड क्यूब. प्रॉब्लम क्या है उस केस में? उस केस में अपथ्रस्ट तो फाइंड कर लोगे, पर उस केस में विस्कस फोर्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि विस्कस फोर्स इज ओनली फॉर स्फीयर, राइट? तो उस केस में विस्कस फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी दी होगी अगर क्वेश्चन आया तो, राइट? बट रिमेंबर, डू नॉट अज्यूम 6/8 RV. ये 6/8 RV सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, क्यूब के लिए नहीं, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमको पता है, क्या पता है हमको? सिंस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू सिग्मा, करेक्ट? ये आ गया आपके पास कौन सा फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स, इक्वेशन नंबर 3. अब क्या रह गया? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मास इनटू G, mg. तो gravitational force Fg is equal to mg. M is volume into density into G, where rho is density of solid. मैं लिख नहीं रहा हूँ, you are supposed to know this. ये rho मतलब density of solid है तो पता होना चाहिए. Then you know what is volume? It is 4/3 pi r cube rho G. Equation number 4. देन ये जो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 से हमको विस्कस फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1. सब्स्टिट्यूट करते जाओ. लेफ्ट हैंड साइड पे कौन था? Fg था. Fg कितना आया? 4. तो Fg आया 4/3 pi r cube rho G इक्वल टू अपथ्रस्ट कितना आया? 4/3 pi r cube sigma G. 4/3 pi r cube sigma G plus 6 pi eta r V, करेक्ट? देन ये जो 4/3 pi r cube sigma G है, इसको शिफ्ट कर देंगे तो 4/3 pi r cube G निकल जाएगा कॉमन इन दोनों में से. अंदर रह जाएगा
रो माइनस सिग्मा 6 पाई एटा आर वी। इसमें से पाई और पाई कैंसल, ये 2 जा और ये 3 जा, ये 3 यहाँ पे ले आए तो 2/9, एक आर कैंसल हुआ तो आर स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा जी, और यहाँ पे ईटा, दिस इज इक्वल टू, ये मिल गया एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को रीअरेंज करके यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी can be obtained by rearranging equation for terminal velocity. Therefore, you get eta 2/9 r square rho minus sigma g upon terminal velocity v. So this is all about terminal velocity. तो तीन फोर्सेस थे, तीनों फोर्सेस का सिर्फ बैलेंस हो रहा है, तीनों मतलब दो अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो ये कंडीशन यूज करना है एंड दैट्स इट, कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू डू सम मैनिपुलेशन, टर्म्स को यहाँ वहाँ करना है, जो जो कॉमन है कॉमन निकालना है, जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे v रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, या राइट हैंड साइड पे v रखो, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, यू विल गेट व्हाट इज द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो इज दिस क्लियर? तो ओवरऑल फ्लूइड डायनामिक्स मतलब हाइड्रोडायनामिक्स मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है, उसमें सब पे क्वेश्चंस आते हैं, और इस पे अगर क्वेश्चन आया तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। दे विल आस्क यू फाइंड आउट व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, गिवन दैट आयरन बॉल इज फॉलिंग थ्रू वाटर, राइट। तो आयरन बॉल फॉलिंग थ्रू वाटर, तो आयरन का डेंसिटी दिया होगा, वाटर का पता होना चाहिए। इस पे एक फेमस मतलब वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप? रेन ड्रॉप मतलब किसका ड्रॉप? वाटर। तो सॉलिड की जगह पे कौन है? वाटर। और फ्लूइड की जगह पे कौन है? एयर। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1। तो वहां पे सिर्फ आपको 1000 और 1 सब्स्टिट्यूट करना है, डन। आर की वैल्यू दी होगी, ईटा दिया होगा, जी की वैल्यू पता है 9.8 या फिर 10, एंड पुट वैल्यूज एंड दैट्स इट। This is how you are supposed to calculate what is terminal velocity of water droplet. तो जब बारिश होता है इनिशियली क्लाउड से जब वाटर का ड्रॉप निकलेगा तब वेलोसिटी 0 था, बढ़ते जाएगा, इट इज फॉलिंग थ्रू एयर इज अ फ्लूइड, राइट। So at some stage it will, the velocity of that drop will become constant, और constant velocity मतलब terminal velocity वो इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। Then if you know this much, now you are ready to go to the next question, next topic, that is equation of continuity. If I am not wrong, इसके बाद equation of continuity ही है, and is a very simple topic. तो equation of continuity ये टॉपिक से पहले मैंने आपको बताया था, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, पहला या दूसरा ही लेक्चर था, आई टोल्ड यू आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज, उसमें एक प्रॉपर्टी था, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होता है, उसका यूज अब है, राइट। तो पहले पूरा आइडिया समझ लेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी किसका? फ्लो का, क्योंकि क्या फ्लो हो रहा है? फ्लूइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दिस टाइटल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, राइट। तो कंटिन्यूटी किसमें है? फ्लूइड के फ्लो में है, मतलब फ्लूइड जब फ्लो होगा तो विदाउट ब्रेक कंटिन्यूअसली फ्लो होगा, तो उसका इक्वेशन क्या? तो लेट अस इमेजिन, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज अ गुड टॉपिक, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास एक ट्यूब है, some tube pipe, and incompressible liquid is flowing through this tube, and remember ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पे सेम नहीं है, इट इज अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास ऐसा एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू दिस, कौन सा फ्लूइड? इनकम्प्रेसिबल, रिमेंबर दिस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस ट्यूब में, ऑफ कोर्स आपको पता है, यू नो
स्टेडी फ्लो, तो ये जो फ्लो है ये स्टेडी है. सो कंसिडर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग चेंजिंग क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया. कंसिडर, इमेजिनेशन रखना पड़ेगा, फिजिक्स और खासकर फ्लूइड समझना है, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज प्योरली यू कैन इमेजिन. हम देख नहीं सकते ना, यू कैन नॉट सी हाँ ऐसा हो रहा है, यू हैव टू इमेजिन. कंसिडर कौन सा फ्लूइड, कंसिडर स्टेडी फ्लो मतलब क्या, किसी भी एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट वेलोसिटी कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ए पे फिक्स है लेकिन बी पे अलग है और बी पे भी फिक्स है. मतलब जब भी एक मॉलिक्यूल ए पे आएगा, वेलोसिटी एट ए विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. कोई भी मॉलिक्यूल आए सेम, राइट. बी पे भी वेलोसिटी होगा सेम बट डिफरेंट देन ए. तो रिमेंबर दिस, एक ही ट्यूब में स्टेडी फ्लो के केस में दो अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी फिक्स है लेकिन वैल्यूज अलग अलग है. तो कंसिडर स्टेडी फ्लो का मतलब यही था जो मैंने बताया. कंसिडर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन. तो हमारे पास ये जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट सेम एवरीवेयर, सेम नहीं है. तो ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को मान लेते हैं A1. तो लेट अस से ये ए पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज A1. ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1. गुड. देन बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A2. यहां आ गया A2. और डेफिनेटली व्हाट डू यू सी इज A1 इज ग्रेटर देन A2, राइट. अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा तो जहां पे एरिया ज्यादा होता है वहां पे वेलोसिटी कम होता है. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल है तो धक्का मुक्की नहीं होती, मतलब वेलोसिटी कम होता है. जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है. तो वेलोसिटी एट ए V1 इज लेस देन V2. क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कहां पे है, ए पे, तो वेलोसिटी कम कहां होगा, ए पे. एरिया कम कहां पे है, बी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी ज्यादा कहां होगा, बी पॉइंट पे. ऑफ कोर्स since area and velocity are inversely proportional to each other, right. Then now हम एक सेक्शन कंसिडर करेंगे इसमें, some imaginary section EFGH. तो let us consider imaginary section at A पॉइंट पे मैंने एक इमेजिनरी सेक्शन ले लिया EFGH, राइट. I don't care for how names are given, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दिस इज इमेजिनरी सेक्शन, करेक्ट. सिमिलरली यहाँ पे भी एक इमेजिनरी सेक्शन लेता हूँ PQRS. गुड. अब इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ए पॉइंट से जो लिक्विड था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. द डिस्टेंस कवर्ड बाय liquid flowing through A in time delta t is given by ये इतना डिस्टेंस, इसको मैं नाम देता हूं D1. What is distance by definition? Velocity into time. Velocity is distance upon time. तो distance velocity into time. तो A से जो लिक्विड फ्लो हो रहा था वो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, D1. मतलब कितना डिस्टेंस, EF कितना आ गया, V1 डेल्टा टी. उतने ही टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में B का जो लिक्विड था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, D2 विच इज V2 डेल्टा T2. क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, V2, तो V2 इंटू डेल्टा T, करेक्ट. डेल्टा T दोनों सेम टाइम इंटरवल है इसके लिए, राइट. अब हमको देखना है व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू ए इन टाइम डेल्टा टी. रिमेंबर कंटिन्यूटी का वर्ड का मतलब मैंने बताया था आपको. लिक्विड यहां से आ रहा है, ए पॉइंट से अंदर आ रहा है, बी पॉइंट से बाहर जा रहा है. तो डेल्टा टी टाइम में ए पे जो लिक्विड एंटर करेगा, करेक्ट, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, V1 डेल्टा टी.
और जो लिक्विड आगे है कहाँ है, बी पॉइंट पे है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v2 डेल्टा टी। ये कंटिन्यूस फ्लो है, मतलब जितना मास लिक्विड का एंटर करेगा ए पॉइंट से, उतना ही मास लीव करेगा, एग्जिट करेगा बी पॉइंट से, राइट। ये तब पॉसिबल है जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो। अगर फ्लूइड कंप्रेस होता तो इमेजिन यहां से 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड अंदर आया, यहां से 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड बाहर गया, एंटर कितना हुआ 10, बाहर कितना गया 2, तो जो एक्स्ट्रा 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड था वो कहाँ है, अंदर ही रह गया। अंदर कब रहेगा, जब फ्लूइड कंप्रेस हो सकता होगा तब। दैट इज व्हाई द फर्स्ट वर्ड, वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। कंसीडर स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलने का मतलब ही है गिवन डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इस डेल्टा टी टाइम में जितना मास एंटर हो रहा है ए पॉइंट से, उतने को बाहर भी जाना है बी पॉइंट से। मतलब मास एंटरिंग एट ए, लेट अस से मास एंटरिंग एट ए इज m1 and mass leaving from b is m2, so m1 will be equal to m2, correct। what is mass, volume into density, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। ये याद रखना, वॉल्यूम कहां पे, ए पॉइंट पे, इसको बोल दूंगा v1 इनटू डेंसिटी। डेंसिटी सेम होगा क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, तो ρ1 ρ2 मत लिखना, इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, कैंसल एंड कैंसल। तो वॉल्यूम v1 इक्वल टू वॉल्यूम v2। हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम, हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो a1 d1, तो a1 d1 दिस इज इक्वल टू a2 d2, राइट। अब a1 d1, but what is d1, v1 delta t, so what you have is this a1 v1 delta t equal to a2 v2 delta t, delta t cancel, a1 v1 equal to a2 v2। जब a1 v1 इक्वल टू a2 v2 इक्वल टू a3 v3 इक्वल टू a4 v4 आए, तो a इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये होता है a इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका फिजिकल मतलब क्या, वो डायमेंशन से समझ में आता है या ऐसा यूनिट से। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, v मतलब वेलोसिटी है, वो कैपिटल V वॉल्यूम था, ये V वेलोसिटी है, ये है मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या आया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब हाउ मच volume of liquid is flowing in per second and how much volume of liquid is flowing out per second, they are same। तो इसको हम बोलते हैं, ये है rate of volume flow। rate क्योंकि नीचे टाइम था, और वॉल्यूम फ्लो क्योंकि ऊपर वॉल्यूम है, तो इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इसको और एक नाम भी है वॉल्यूम फ्लक्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम फ्लक्स। एंड बाय द वे a इंटू वी डायमेंशनली क्या आया, मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब dv बाय dt, वेयर v इज वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो डायमेंशनली ये a इंटू वी मीटर क्यूब पर सेकेंड आया, तो मैं a इंटू वी को लिख सकता हूँ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, मतलब dv बाय dt, मतलब एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है लिक्विड का, दैट इज dv बाय dt, करेक्ट। इसको और एक नाम है, इसको हम वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स। नाउ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मतलब कौन, मास। तो इस वॉल्यूम फ्लक्स को dv बाई dt को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको नया नाम मिल जाएगा मास फ्लक्स। दिस इज मास फ्लक्स, राइट। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको अगर डिराइव करना है तो रिमेंबर, imagine steady flow of incompressible fluid flowing through a pipe or a tube of arbitrary
क्रॉस सेक्शन. आर्बिट्री क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया इज चेंजिंग. फिर हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक एंट्री पॉइंट पे, एक एग्जिट पॉइंट पे, ए एंड बी. एंट्री पॉइंट ए, उस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, A1, और वहां पे बाद में देखेंगे, बट एग्जिट पॉइंट पे कितना है, A2. तो A1 पे वेलोसिटी कितना है, V1, A2 पे कितना है, V2. जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, तो V1 इज लेस देन V2. नाउ आइडियली मैंने बताया आपको, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था, तो जितना हर सेकंड में अंदर मास आएगा, 2 किलो आया तो 2 किलो को बाहर जाना पड़ेगा. इट कैनॉट बी 5 किलो अंदर आ रहा है, 2 किलो जा रहा है. It has to be 2 kg in, 2 kg out, because this is incompressible fluid. So mass of fluid entering equal to mass of fluid leaving. Mass of fluid entering through A equal to mass of fluid exiting, leaving from B. So M1 equal to M2, but mass is volume into density. Volume into density. Volume entering is V1 and density is rho. V2 rho. Volume is area of cross section into length. तो A1 D1 इक्वल टू A2 D2. तो यहाँ से D1 कितना था, V1 डेल्टा T, D2 कितना था, V2 डेल्टा T. डेल्टा T कैंसल. तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब A into V is constant. डायमेंशनली स्पीकिंग इट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम. तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, या तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स. राइट. वॉल्यूम फ्लक्स को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा मास फ्लक्स. So that is all about equation of continuity. In the next session, I will repeat again and we'll go to next topic. That's it for today.